नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कृति परिसर में स्वामी करपात्री और महाराज के स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में रघुनाथ कृति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बना है और यह परिसर केंद्र सरकार के उत्तराखंड को बड़ी सौगात है और देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध उत्तराखंड की आध्यात्मिक भूमि अपने वैभव को पुनः प्राप्त करे और हमारी संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तराखंड के ही नहीं वरन देश के भी महत्वपूर्ण धरोहर है। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर विधायक विनोद कंडारी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वाराखेड़ी और परिसर के निदेशक डॉक्टर पीवीबी सुब्रमण्यम और एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, खबर देहरादून से है जहां के सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि संस्कृत को रोजगार से जोड़ना आवश्यक है, ऐसा सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा और वेद शास्त्र अनुसंधान का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी वीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है। वन विभाग के आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को काटने के मामले में पूर्व डीएसपी के खिलाफ जांच बैठ गई है और शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। और बता दें कि पूर्व डीसीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ काटवाने का आरोप लगा था और 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था और जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन धाराएं लगाई गई थी और अब वही मामला उनके गले की फांस बन गया है। ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, तो उनके आईओ नामित की गई और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को आउट करा सकते। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर का भी एसआईटी की सुपरविजन ये हमारे डीआईजी लोग करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर? पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचन है। सर पहले भी हो सकता कि वो एक्सपेक्टेड स्पीड नहीं पकड़े, वो इसलिए उसका इम्प्रूव कर मतलब क्वालिटी और स्पीड के लिए हो सकता शासन दे रही है। खबर हल्द्वानी से है जहां कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर बखान किया है। साथ ही कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है और आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि महाजन संपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गांव में जाके ही आया हूं। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिलाकर के मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पॉन्स आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच जो अच्छा तालमेल है, तो डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और इसमें सरकार द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, यह कहना है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का। नईम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिले स्तर की बैठक में भी यह बातें स्पष्ट हो गई है कि योजनाओं का लाभ लोगों को लगातार मिल रहा है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और लोग खुश हैं। मगर वहीं उन्होंने आयुष्मान योजना को लेकर कहा कि प्रत्येक जिले में आयुष्मान अस्पतालों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर प्रत्येक जिले के सीएमओ को आदेश दिए गए हैं कि वे इसका ब्यौरा अपलोड करें और जनता तक पहुंचाएं ताकि लोगों को अस्पताल ढूंढने में कोई समस्या न हो। कौन कौन सी जांचें आती हैं आयुष्मान में, वहां जब उनसे पूछा, बोला साहब 40-50 है। 40 इसमें हमारा ये बड़ी जांच है, कैंसर की जांच है। देखिए, हम जिस तरीके से अल्पसंख्यक से संबंधित जो हमारा अल्पसंख्यक निदेशालय बना है, उसमें जो योजना भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास योजना हो या मुख्यमंत्री हुनर योजना हो, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण निधि हो या मौलाना आजाद ट्रस्ट से संबंधित जो हायर एजुकेशन के लिए योजनाएं हैं और बच्चों के लिए लोन की योजनाएं हैं रोजगार के तहत, उन योजनाओं की हम समीक्षा करते हैं। हमने अभी ब्लॉक स्तर पर बैठकें करके ब्लॉक स्तर पर सारी समीक्षाएं की हैं और इसके अलावा अब जिले स्तर की हमने बैठक की है। जिला नैनीताल की अभी बैठक हुई है, अभी 15 तारीख को जो है उधम सिंह नगर की बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में जो चीजें निकल करके आती हैं कि सरकार की योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है। बागेश्वर से जागेश्वर धाम जा रहा एक मैक्स वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और वाहन में 11 लोग सवार थे और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2 अन्य लोगों को लापता बताया जा रहा है। और हादसे के बाद मौके पर सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि हादसा खराब और संकरा रास्ता होने की वजह से हुआ है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मरुगेशन ने हादसे से खुद दुखद बताते हुए कहा कि सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों को भेज दिया गया था। अभी तक की जो प्राप्त हुआ सूचना है, 9 लोगों का मृत्यु होने का सूचना है। अभी रेस्क्यू काम जारी है, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस वहीं पे है। जैसे भी रेस्क्यू हो जाएगा फिर क्लियर हो जाएगा। अब तक 9 पैसेंजर्स की बात है। घटना के कारण क्या बताया जा रहा है? अभी प्रथम दूषिता ओवर स्पीड का है। अभी क्लियर डिटेल्स थोड़ा आ ही जाएगा। पहले रेस्क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद जांच क्लियर हो जाएगा क्या कारण। किसी गाड़ी की कैपेसिटी देखकर के ओवरलोडिंग का भी मामला बनता है। ओवरलोडिंग का मामला प्रथम दृष्टि पे लग रहा है। अब जैसे ही पहले ये रेस्क्यू वगैरह होने के बाद फिर लोकल पुलिस अपने विधिक कार्रवाई करते तो पता हो जाएगा।
नैनीताल और आसपास के इलाकों में आजकल पर्यटन सीजन चरम पर है और लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भीमताल और नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है और हालांकि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल शहर से बाहर ऋषि वहीं बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ते तनाव से निजात दिलाने के लिहाज से नैनीताल पुलिस हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि अभी ट्रैफिक व्यवस्था का यह प्लान सुधाराती चरण में है। आपको बता दें कि शुरुआती चरण में है, जिसको लेकर बयान दिए। आपको बता दें खबर हल्द्वानी से है, जहां जाम को निजात मिलने को लेकर आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जिसको लेकर शहर में जाम लग रहा है। आपको बता इस समय नैनीताल में टूरिस्ट सीजन चल रहा है और भारी संख्या में टूरिस्ट जो है आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। पर्यटन व्यवसाय को हमारे यहाँ बहुत इससे जो है बूम मिला है। इसमें जो नए डेस्टिनेशन हैं मुक्तेश्वर, रामगढ़, वहाँ भी भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। इसमें वीकेंड में खासकर सैटरडे और संडे भारी संख्या में टूरिस्ट में आने की वजह से आपका क्योंकि भीमताल से ट्रैफिक अलग आता है और आपका नैनीताल से अलग आता है, इसमें नैनीताल के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसको इस बार सख्ती से लागू किया गया, जिसमें रूसी 1 और रूसी 2 में नया नगर पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। जैसे ही 90% अंदर की पार्किंग फुल हो जाती है, उसकी वजह से नैनीताल में जो स्थिति है वो नियंत्रित रहती है। और दूसरा जो है हल्द्वानी के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको और जो जहाँ पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। गांव में 11 जून को ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद 12 जून को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया था और जिसके बाद पुलिस शव को गांव लेकर पहुंचा तो ग्रामीण ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर करीब 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विल्डा गांव में पहुंचकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की है और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, इस सरकार में अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने विल्डा प्रकरण को षड्यंत्र बताया है। ऐसी सजा मिले उन्हें भी जिन्होंने मेरा मारा, और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी तो यही मांग है, या तो मुझे कहीं नौकरी चाहिए। इतने नेता आए हैं, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन लिखित में दिया कि आज हमको कुछ आपको कुछ राहत दी जाएगी या कुछ जॉब वगैरह दी जाएगी? जी बोल के तो गए हैं, देखो क्या होता है। बोल के जा रहे हो आप क्या चाहते हैं? जी मैं तो यही चाहती हूँ कहीं नौकरी मिले, मेरा काम। मैं तो यही चाहती हूँ मुझे नौकरी मिले और आगे मैं अपने बच्चों का कम से कम गुजारा कर सकूं। अपने मेरे साथ में 4 है, मेरे पीछे। वीडियो फुटेज इत्यादि देखे उससे सामने आ रहा है कि पूरी एक साजिश रही है और ये लड़का जो पंकज है, ये पंचायत चुनावों में जो गड़बड़ियां हैं उसका विरोध भी इसने किया था, तो उसी का ऐसा लगता है कि उसी की साजिश थी कि उसको बदला लेने की नीयत से ये सब किया गया है। वीडियोज में साफ दिख रहा है कि पुलिस खुद लाठी डंडे लेके आते हुए लोगों के साथ आ रही है और जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया है, बच्चे, छोटे बच्चे 18 साल से भी छोटे, जो मतलब 14 साल 12 साल के बच्चों की जिस तरीके से पिटाई हुई है, नील पड़ी हुई है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया लेकिन वो गायब हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, जिनकी उनके परिजनों को अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे हालात यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि एसएसपी का
रिकॉर्ड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के साथ जाति जुर्म बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, धमकी दी जा रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी बेलगाम है, डर का कहीं डर भय अपराधियों में नहीं है और अधिकारी भी बेलगाम है। सरकार नाम की इस प्रदेश में कानून नाम की और सरकार नाम की तो चीज रह नहीं गई है। आपको बता दें खबर रुड़की से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक की मौत का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री ग्रामीणों से मिले। अल्मोड़ा में एसएसबी स्वयं सेवक कल्याण समिति के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में धरने को लंबा समय हो गया और जिसे लेकर गुरलीला संगठन ने वहीं गांधी पार्क में जुलूस प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गुरलीला और संगठन के जल्द मांग पूरी करने की मांग उठाई गई है। और प्रदर्शन के दौरान गुरलीला संगठन ने अल्मोड़ा बाजार में जुलूस भी निकाला है। गुरलीला संगठन ने कहा है कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। तो हम लोग जो देश के शांति काल, युद्ध काल और युद्ध के बाद की भी हमारी भूमिका होती थी। तीन भूमिकाएं हम गरीबों की होती थी। सरकार केवल हमें सत्यापन के नाम से ठगने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर रही है। अपना वो 2024 के चुनाव में जरूर लग गई है, जहां जनसंपर्क अभियान, बैठकें, तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद, 17 साल के आंदोलन के बावजूद कि ये दो सीमा के सुरक्षा के जो हम प्रहरी है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें खबर अल्मोड़ा से है, जहां एसएसबी के लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि एसएसबी के लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते दिखे एसएसबी के कर्मी। आपको बता दें खबर अल्मोड़ा से, जहां एसएसबी के लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। साथ ही आपको बता दें एसएसबी के लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला अल्मोड़ा में और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखे। आपको बता दें खबर अल्मोड़ा से, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिला। एसएसबी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। जनपद पौरी में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और 10% क्षितिज आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने गुरुवार को कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में इस अवसर पर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। और ज्ञापन का हवाला देते हुए महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों के वाजिब मांगों को वहीं लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं और लेकिन सरकार इस ओर मौन बनी हुई है।
लंबित प्रकरण है, 23 साल हो गए राज्य बने हुए, अभी तक आंदोलनकारी चिन्हीकरण का मसला ही पूरा नहीं हो पाया। एक उसको लेकर और एक 10% क्षति आरक्षण जो पिछली बार इन्होंने जो अपसम्मति से सिफारिश से मंजूर कर दिया था और इन्होंने कहा कि हमने पास कर दिया, उसके इन्होंने मिठाइयां तक बांट दी था, आज तक वो लागू नहीं किया गया। देहरादून में लगातार साथी बैठे हुए और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अलग ही मामला है, क्योंकि 31 सितंबर माह में 2021 में आया था कि भाई जितने भी लंबित प्रकरण है उसे पूर्ण किया जाए और 31 दिसंबर 2000 तक करना। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई और जिसके चलते वन विभाग के काशीपुर रेंज में रायपुर गांव में घटना घटित हुई और जहां उत्तर प्रदेश जिले के बिजनौर शहर के गांव मोहम्मदपुर राजौरी निवासी महिला उत्तराखंड में आपको बता दें कि अपने खेत पर घास काटने गई थी और जिस पर गुलदार ने हमला कर दिया और जिससे महिला को अपना निवाला बना लिया। और वहीं ग्रामीणों की मांग है कि गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। घटना है जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफी भीड़ हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें जो भी प्रतिक्रिया देय है वो नियमानुसार दिया जाएगा। मतलब अगर शेर को मारे तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है मतलब खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले से देखा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर बाद सूचना कम से कम अभी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम गोली मारे हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो पहली ही बारिश में शहर की सड़कें और नालियां जलमग्न हो गई और शहर के हालात यह थी कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और घुटनों तक पानी सड़कों पर बह रहा था और जिससे हर आने जाने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि विधायक, जिलाधिकारी और ठेकेदारों के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने यह भी बताया कि शहर में अभी काम चल रहा है और जल्द ही काम को पूरा कर लिया जाएगा। रामदास जी ने और हमने स्मार्ट सिटी की जिलाधिकारी महोदय के साथ एक बैठक करी थी। कल ही हमने उनको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करा था कि जितने आपने खुदाई कर रखी है इसको बरसात होने से पहले, वैसे तो बरसात शुरू हो गई है लेकिन बरसात अभी हम आपको मान लीजिए कि जुलाई तक हम इसको मानते हैं कि 1 जुलाई से जो है बरसात तेजी के साथ होगी। तो हमने कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय है, इसमें आप पूरा जितनी भी आपने खुदाई कर रखी है उसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि वहां पर कोई हादसा ना हो, कोई जो है किसी किस्म की दुर्घटना ना हो और किसी भी जो है जल भराव की स्थिति ना हो। तो कल ही डीएम साहब के साथ इनके सभी विभागों के ठेकेदारों को बुला रखा था। उन्हें कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय इसमें काम पूरा कर लीजिए। देहरादून समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था और मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 25 जून तक बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 25 जून से बारिश में और तेजी आएगी और यह समय मानसून के औपचारिक तौर पर उत्तराखंड पहुंचने का रहेगा। नदी किनारे रहने वालों को और यात्रा पर आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह भी इस दौरान दी गई है और मौसम विभाग ने गुरुवार को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, तेज बौछारें और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और 23 जून को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना है और 24 और 25 जून को भी पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत बारिश हो सकती है।
जो है जो देखेंगे आप जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटेज के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है। तो जो मेन आप कहिए कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है पूरे प्रदेश में मिलेगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।